नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कल वीडियो में कमेंट किया कि सर पटेल इंजीनियरिंग में विजय केडिया साहब ने हिस्सेदारी ले ली है, इस शेयर के अंदर अब वीडियो बनाइए इस कंपनी के अंदर। देखो सर, इस कंपनी के अंदर मैं आज वीडियो बनाऊंगा, पर मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको समझने के उद्देश्य से वीडियो देखनी है तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। और अगर आपको इस वजह से वीडियो देखनी है कि मैं इसमें बता दूं कि इसमें तेज़ी आई या गिरावट आई, यहाँ ख़रीदें वहाँ बेचें, तो यकीनन ये चैनल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपका पैसा, आपका व्यू, आपका डिसीजन आपको ही अमीर करेगा। इस चीज़ के अंदर किसी की भी दखल अंदाजी हमें नहीं करनी चाहिए, मेरा तात्पर्य वो है। तो अगर मैं आज पटेल इंजीनियरिंग की वीडियो बना रहा हूँ तो समझाने के उद्देश्य से, और ये चीज़ मैं आपको फिर एक क्लियर कर दूँ कि अगर आपको समझने के ये चीज़ आपको फिर क्लियर कर दूँ कि अगर आप समझने के उद्देश्य से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ वीडियो में नज़र आएगा। और जिनको समझना है कृपया वही वीडियो देखें, क्योंकि ये बहुत अलग तरीके की वीडियो मैं आज बनाऊंगा, जहाँ पर विजय केडिया की स्थितियों के बारे में यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। तो उस बारे में मैं आपको बताऊँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर विजय केडिया साहब किसी भी कंपनी के अंदर अपना स्टेक लेंगे तो वो आपको देख के नहीं ले रहे हैं, बेचेंगे तब भी वो आपको नहीं देख रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझना है कि वो अपने लिए वर्क कर रहे हैं, जैसे उन्होंने तेजस नेटवर्क में किया। ठीक है, तो उस बारे में आपको समझाऊंगा मैं। ये मत समझना कि उन्होंने ख़रीदा तो मुझे भी ख़रीदना है जी, उन्होंने बेचा जी मुझे भी बेचना है जी। आपको वजूद को समझ में आना चाहिए, है ना। अच्छा, किसी भी न्यूज़ में आपको ये देखने को मिला कि वहाँ ये बता तो गया है कि विजय केडिया साहब ने इसके अंदर हिस्सेदारी ली। वैसे कल तक अगर मैं देख रहा था तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट नहीं हुआ था जहाँ मैं देखता हूँ, पर आज हाँ पुष्टि हो गई है कि उन्होंने हाँ 1% की हिस्सेदारी पटेल इंजीनियरिंग में ली है। तो उन विशेषताओं को भी आज हम समझकर चलेंगे। और ये एक चीज़ और देखना कि न्यूज़ में ये भी आपको समझना है कि इससे पहले भी पटेल इंजीनियरिंग में इससे पहले भी विजय केडिया साहब ने हिस्सेदारी ली थी और बाद में धीरे धीरे करके हिस्सेदारी को बेच दिया था। यानी कि काफ़ी प्रॉफिट पटेल इंजीनियरिंग से विजय केडिया साहब ने पहले भी कमा लिया था। तो अब वो दोबारा आए हैं, तो आपको ये भी नॉलेज में रखना चाहिए। दूसरी बात हम करेंगे यस बैंक की। यस बैंक का 17 जनवरी को आ रहा है रिजल्ट, और आरबीआई से एसएमबीसी जो एक जापान का काफ़ी बड़ा बैंक है उसे एक मंजूरी मिल गई है, और उस मंजूरी से कुछ विश्लेषक यस बैंक को भी अच्छी नीतियों से देख रहे हैं। पर हम भी समझेंगे कि क्या ये मंजूरी है, क्या बैंक को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो आज ये आप समझ कर चलना। देखो, जब बाज़ार के अंदर गिरावट होती है, एक बात और समझना कि जब बाज़ार के अंदर गिरावट होती है तो यकीनन आप चीज़ें देख लेना, आप और मेरे चेहरे में ही मायूसी नज़र आएगी। पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिन पे ज़्यादा पैसा होता है, जो बहुत दिनों से वर्क कर रहे हैं, वो कभी टेंशन नहीं लेते हैं, बल्कि वो तो खुशी मनाते हैं। किस बात की कि भैया उन्हें अगर कोई अच्छी कंपनी का शेयर नीचे मिल रहा है, जब गिरावट होती है, सब में कह रहा हूँ मैं, छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या करते हैं, उनको तो मौका मिल गया है कि भैया अब उनको जो प्राइस मान लो कोई 500 में चल रही है और गिरावट से वो 400 में आ गई है, तो उन्हें 100 रुपये का वहाँ प्रॉफिट देख रहे हैं कि भैया 100 रुपये कम में मिल गया उन्हें। तो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे उसको एवरेज करें, और उनको पता भी है ये उस बुलंदी तक फिर जाएगा। तो ये आसान तो बहुत स्थितियों के साथ है, पर हमारे पास एवरेज करने के वो इतने पैसे नहीं होते जिससे हम इसके अंदर और अपना दिमाग लगा सकें। वरना अगर एवरेज करने के हमारे सही टाइम पर पैसे हों और गिरावट को हम टेंशन ना लें तो यकीनन बहुत ज़्यादा इससे हम बेनिफिट ले सकते। पर ये भी हमारे अंदर आएगा, धीरे धीरे करके हम इस चीज़ को भी आगे जाकर और डेवलप करेंगे। तो जो गिरावट बाज़ार के अंदर होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये बड़े बड़े लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको तो और मज़ा आता है। उनको तो लगता है कि क्योंकि कुछ बड़े बड़े लोग जो हैं भैया डिविडेंड का मज़ा भी लेते हैं, और उन्हें प्राइस कम मिल जाए तो उनका और मज़ा आ गया है। तो सब
अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। बड़े लोगों को गिरावट अच्छी लग रही है और हम जैसों को बेकार लगती है, पर अब हम जैसों को भी संभल कर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये नीति आपको समझकर बाजार के अंदर चलनी पड़ेगी। तो बहुत से लोग कहते हैं तो बाजार गिर गया। अजी बाजार में उत्सव मनाते हैं लोग जब गिरता है, आप और मैं नहीं, बड़े बड़े लोग। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यकीन करना, वहीं दाव लगाए जाते हैं। उछाल में तो लोग प्रॉफिट कमाते हैं भैया। चीज़ों को हमें समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब हम करेंगे यस बैंक की बात। देखो सर, यस बैंक सबकी नज़रों में, काफ़ी ज़्यादा इसके शेयर आते हैं, इक्विटी काफ़ी है इसके अंदर, तो ये ज़्यादा पनपता नहीं शेयर। ये आपको मैंने पहले भी कहा है, जब भी इसका क्वार्टर का रिजल्ट आता है कंपनी के अंदर पहले से उत्साह बना रहता है, पर रिजल्ट आने के बाद वो उत्साह ढीला हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर 3 महीने हमारे पास होते हैं। इस चीज़ को समझने से पहले आपको कंपनी की प्रगति पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब 2020 में बैंक बर्बाद हो गया था तो एसबीआई सहित कई बैंकों ने, एलआईसी ने इसके अंदर स्टेक लेकर इसको बचाया और 10 रुपये करीब की उन्होंने इसके अंदर हिस्सेदारी ली थी। अब उन्होंने जो अपनी हिस्सेदारी को बेचा, अभी भी एसबीआई इसके अंदर 10% करीब है, तो उनको काफ़ी फ़ायदा रखने के 5 साल के अंदर हुआ है। उस वक्त भी शेयर जो है नीचे चल रहा था, आप और मेरी नज़रों में भी था। चलो हम तो उस टाइम नए नए थे, हमने 2020 के एंड से स्टार्ट किया है, तो उस वक्त भी कम नज़रों में था। पर हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था आज कल परसों की नीतियाँ हैं, तो फिर वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके कुछ अलग हुए होंगे लोग बाग। लेकिन एसबीआई ने 10 में और कहाँ बेचा और किसको बेचा? एसएमबीसी, जो एक जापान का बहुत बड़ा बैंक है, उसी के ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आई है। देखो सर, एसएमबीसी ने जब यस बैंक के अंदर 24% करीब की हिस्सेदारी ली, तो वहाँ पर बहुत सारी नीतियाँ निकल कर आई, जहाँ पर यस बैंक ने ये कहा था कि एसएमबीसी के द्वारा, क्योंकि एसएमबीसी अब इसके अंदर सबसे बड़ा शेयरधारक है, चीज़ों को समझना, उसके द्वारा यस बैंक उसकी वैश्विक जो उसकी क्षमता है, यानी कि बहुत बड़ा बैंक है, उसके बाद बहुत सारी नॉलेज है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए अलग अलग नीतियों के साथ यस बैंक अच्छी दिशा के साथ एसएमबीसी के आगे के चरण को देख रहा है। समझ लो, एक चीज़ ये है कि एसएमबीसी को यस बैंक बहुत अच्छा मान रहा है वो, और उसके द्वारा वो अपने व्यापार को और बढ़ाना चाह रहा है, ये यस बैंक ने कहा था। आज एक न्यूज़ निकल कर आई है, मतलब न्यूज़ तो कल की है, पर इससे यस बैंक सच में वाकई में थोड़ा अच्छा दिख सकता है। क्यों? क्योंकि एसएमबीसी की देश के अंदर पहले भी वो वर्क कर रहा है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसकी शाखाएं, ब्रांच के द्वारा वो वर्क कर रहा है। पर आरबीआई, चलो थोड़ी सी न्यूज़ बताऊं मैं आपको, न्यूज़ क्या है। यस बैंक में हिस्सा खरीद के बाद अब एसएमबीसी को आरबीआई से मिली अहम मंजूरी। देखो तो साफ साफ आप देखना कि अगर एसएमबीसी को आरबीआई से मंजूरी मिली तो एसएमबीसी को अपने कार्यों के लिए मिली है। पर अगर आप न्यूज़ में ध्यान केंद्रित करेंगे तो यहाँ यस बैंक का नाम आ रहा है, यानी कि यस बैंक इससे फोकस में आ सकता है। आप चीज़ों को समझा करो, न्यूज़ ये एसएमबीसी की है, पर एसएमबीसी की जो हिस्सेदारी है वो यस बैंक के अंदर है। मैं तभी कह रहा हूँ कि समझने वाली वीडियो मैं बनाता हूँ, उसे आपको समझना पड़ेगा। तो ये वो सारी नीतियाँ हैं जहाँ यस बैंक जो हिस्सा खरीदा था एसएमबीसी ने, तो आरबीआई से कुछ अहम मंजूरी मिली। कौन सी मंजूरी मिली, इसे आप समझो। आरबीआई ने 14 जनवरी यानी कल को कहा कि उसने जापान के एसएमबीसी को भारत में अपनी पूरी तरह स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी खोलने के लिए सैद्धांतिक रूप से यानी इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। यानी कि एसएमबीसी जो पहले यहाँ शाखाओं के द्वारा वर्क कर रहा था, अब उसको एक सब्सिडरी खोलने के लिए जो उसकी पूर्णतया स्वामित्व वाली होगी, यानी उसका मालिक जो होगा एसएमबीसी होगा, उसको मंजूरी मिल गई है। अब इससे क्या होगा, इससे एसएमबीसी को भारत के अंदर बैंकिंग के द्वारा दर्जा मिलेगा। जो जो भारतीय बैंक होते हैं उसके हिसाब से चीज़ें देखी जाएंगी और ये अपने निर्णय को आगे बढ़ाएगा। यहाँ से प्रगति की ओर एसएमबीसी आपको देखने को मिल रहा है। और इससे आपको समझना है कि यस बैंक के अंदर भी एसएमबीसी की एक हिस्सेदारी से पूरा अगर मैं आपको बताऊं तो ये फैसला आरबीआई के विदेशी बैंकों द्वारा भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के दिशा निर्देश 2025 के तहत लिया गया है। फिलहाल एसएमबीसी भारत में नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर में स्थित अपनी 4 शाखाओं के जरिए यानी ब्रांचों के जरिए बैंकिंग कारोबार कर रही है। आरबीआई ने कहा कि बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं को एक सहायक कंपनी में बदलकर
WOS बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। भारत में सब्सिडरी कंपनी बनाने से SMBC को अपने संचालन में ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। WOS एक अलग कानूनी इकाई होती है जिसे भारतीय बैंकों की तरह ही माना जाता है और इसे बिना ज़्यादा पाबंदियों के शाखाएं खोलने की आज़ादी मिलती है। इसके अलावा इसकी पूंजी मूल कंपनी से अलग सुरक्षित रहती है। तो ये सारी स्थितियां हैं जहां पर स्थिति को आगे बढ़ाएगा। और देखो इसी न्यूज़ में SMBC के द्वारा जो 24% करीब की हिस्सेदारी ली गई है और वहां पर यस बैंक ने उस वक्त क्या कहा था, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो हाँ, वाकई इस न्यूज़ से यस बैंक तो फोकस में आ ही रहा है, क्योंकि न्यूज़ के अंदर यस बैंक का नाम भी लिया गया है। तो बहुत सारी नीतियाँ होती हैं जहाँ हम चीज़ों को समझकर चल सकते हैं। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ इस चैनल पर मैं आपको फेवर कर रहा हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम समझेंगे पटेल इंजीनियरिंग। देखो सर, पटेल इंजीनियरिंग कोई छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है, अच्छी खासी ये कंपनी है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, कंपनी देखो सर सिंचाई के क्षेत्र में वर्क करती है। सड़क, पुल, बांध, सुरंग, भारी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थितियों के साथ वर्क करती है। कंपनी रियल एस्टेट, रेलवे के लिए, जल विद्युत के लिए कंपनी सबसे अच्छा वर्क करती है। जल विद्युत के अंदर कंपनी अपनी प्रतिबद्धता इसलिए ज़्यादा जता रही है क्योंकि अगर हम कंपनी की कुल काम में देखें तो 50% की आय जो है जल विद्युत से पटेल इंजीनियरिंग करता है। तो यानी कि अपनी स्थितियों को ये 50% से बढ़ाकर 75% अकेले जल विद्युत में करने की स्थिति अब हमें बता रहा है। और कंपनी के पास 8000 मेगावाट तक की चालू परियोजना भी है जिसके ऊपर कंपनी वर्क कर रहा है। NHPC भारत के अंदर सबसे बड़ी जल विद्युत के अंदर कंपनी है और दिबांग जैसी, टिस्टा जैसी परियोजना में NHPC अच्छा खासा वर्क कर रहा है। और दिबांग जो 2880 मेगावाट की जो परियोजना है उसके अंदर भी पटेल इंजीनियरिंग NHPC के साथ और टिस्टा के साथ मिलकर वर्क कर रहा है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझिए कि जल विद्युत की जिस तरीके से बढ़ती डिमांड हो रही है वहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग अपनी स्थिति को 50% जो वर्तमान की क्षमता जल विद्युत के अंदर परियोजनाओं में है उसे ये बढ़ाकर 75% करने की प्रतिबद्धता हमें बता रहा है। और अच्छा खासा ऑर्डर जो है पटेल इंजीनियरिंग के पास भी है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, तो ये वो सारी नीतियाँ हैं जिस चीज़ के ऊपर पटेल इंजीनियरिंग वर्क कर, और हाल ही में से कई बड़े ऑर्डर भी मिले हैं। तो यानी कि जल विद्युत के अंदर पटेल इंजीनियरिंग का काफ़ी फोकस है। अब यहाँ एक स्थिति आपको और समझनी पड़ेगी कि कंपनी का अगर हम जनवरी 2008 का हाई देखें तो करीब करीब 700 से ऊपर, यानी 714 रुपये का इसका हाई था। अब आप कहोगे सर शेयर तो 27-28 में चल रहा है। भैया 2008 में 714 रुपये करीब का ही शेयर था स्प्लिट से पहले। उसके बाद फिर कंपनी का स्प्लिट भी हुआ है। तो ये कर करके कंपनी का शेयर ऊपर उतार चढ़ा करके आज कंपनी का शेयर 27 से 28 रुपये में घूम रहा है। नज़रों में ये शेयर क्यों आया? देखो सर, इसके ऊपर मैं आपके लिए पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जब ये शेयर 20 से नीचे था, काफ़ी लोग कहेंगे सर 20 से नीचे कब शेयर आया? तो जनवरी 2023 में कंपनी का शेयर 20 से नीचे ही था। जब मैंने इसकी वीडियो बनानी शुरू करी तो उस वक्त ये शेयर नीचे था। पुराने लोग इस चीज़ को जानते होंगे। उसके बाद कंपनी के शेयर ने 70 तक के भी हाई आपको दिखाए हैं। क्या कारण था कि जल विद्युत हो गया या भारी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो गया, सिंचाई हो गया, पुल हो गया, बांध हो गया, सुरंग हो गया, उस वक्त भी कंपनी वर्क कर रही थी 2023 में। पर उस वक्त इस कंपनी के अंदर क्यों ये चीज़ फोकस में आई है? वो आई है आज की न्यूज़ से। आज की न्यूज़ कौन सी है? विजय केडिया साहब ने जो 43% तक का ये शेयर गिर चुका है उसके अंदर 1% करीब की अपनी हिस्सेदारी बना ली है। आपको ये समझना है कि यहाँ विजय केडिया साहब को इस शेयर से जुड़ता हुआ न्यूज हमारी, यानी कि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि विजय केडिया साहब ने इसके अंदर हिस्सेदारी बनाई। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इससे पहले भी विजय केडिया साहब ने इसके अंदर हिस्सेदारी बनाई थी। मार्च 2023 में कंपनी के अंदर विजय केडिया साहब की पब्लिक के अंदर 1.29% की हिस्सेदारी थी। यानी कि अगर हम मार्च 2023 की स्थितियां देखें तो हम सिर्फ मार्च का क्वार्टर देखेंगे। कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 महीनों के अंदर उन्होंने किसी भी रेट पर बनाई होगी। तो इन 3 महीनों के अंदर हम अगर स्थितियां देखें तो उस वक्त कंपनी का शेयर 15 से 20 रुपए के बीच में घूम रहा था।
तो वहाँ 1.29 यानी कि करीब करीब 15 से आप कभी भी किसी भी स्थिति के साथ मान सकते हो कि यहाँ पर विजय केडिया साहब ने अपना स्टेक लिया होगा, क्योंकि हमें पता तो नहीं कितने रुपए में लिया, पर हम उस दौरान देखेंगे ना जिस दौरान कंपनी के अंदर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ समझने वाली वीडियो है, विजय केडिया साहब ने इसके अंदर हिस्सेदारी बनाई। तो अगर कोई क्वार्टर के अंदर किसी की हिस्सेदारी, जैसे आप दिसंबर 2025 में इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक के अंदर विजय केडिया साहब की शो हो रही तो 1% करीब की है, तो हम दिसंबर नहीं देखेंगे दिसंबर में इन्होंने खरीदा होगा, तो हम क्या देखेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 3 महीनों के अंदर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी 1% बनाई है। तो वो किसी भी रेट हो सकती है, पर आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि किस रेट पर विजय केडिया साहब ने ये हिस्सेदारी ली हो, क्योंकि वहाँ से कुछ अनुमान लगते हैं आपके भी खरीद के, तो ये आप समझ कर चलना। तो अगर हम इसका पुराना डाटा उठाएं तो मार्च 2023 में 1.29% की हिस्सेदारी थी, जो मैंने आपको बता दिया उस वक्त शायद ये रेट होगा। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो इसको जून 2023 में विजय केडिया साहब ने 1.68% की हिस्सेदारी बना ली थी। अब आप ये समझो कि अगर हम जून 2023 के अंदर विजय केडिया साहब की हिस्सेदारी 1.68% देख रहे हैं, तो उस वक्त भी शेयर जो है आपको 15 से 27 के बीच में था, यानी जनवरी 2023 से जून 2023 तक शेयर जो था 27 के बीच में। तो यहां पर भी कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी विजय केडिया साहब ने बढ़ाई। यहां से क्या आपको दिख रहा है कि विजय केडिया साहब ने 1-2 महीने के अंदर हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई है, बल्कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 3 महीने के अंदर बढ़ाया है। तो यहां से आपको ये चीज समझनी कि धीरे धीरे विजय केडिया साहब अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं। फिर एक काम और वो करते हैं, वो कौन सा, फिर वो धीरे धीरे हिस्सेदारी को भी कम करते हैं। और धीरे धीरे हिस्सेदारी कम करने का नतीजा ये है, जून 2024 में विजय केडिया साहब ने पूर्णतया अपनी हिस्सेदारी को कम कर लिया था, है ना, खत्म ही कर लिया था। तो लास्ट में जब इनकी हम जून में हिस्सेदारी देखें तो 1.42% थी, और उस वक्त अगर हम शेयर देखें, क्योंकि उससे पहले भी इन्होंने 1.55% किया था, तो इस दौरान कंपनी का जो शेयर था 50 रुपये से लेकर 67-70 रुपये करीब था। तो इस दौरान कंपनी के अंदर से विजय केडिया साहब अपनी एग्जिट करके गए। तो आप अनुमान लगाइए कि 27 से नीचे खरीदा था, 50 से 70 के बीच में कंपनी के शेयरों को विजय केडिया साहब ने बेचा था। और उस वक्त जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी, तो ये न्यूज़ थी कि एक छोटे से शेयर ने पौं 12 कर दी व्यापारियों की, शेयरधारकों की उस वक्त। तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये बताना कोई कहानी नहीं है। इससे आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि विजय केडिया साहब हो या कोई भी अन्य इन्वेस्टर हो, तो वो समय समय पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाएगा और समय समय पर कम करेगा। दोनों स्थितियों में वो अपना फ़ायदा देखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें उत्साहित नहीं रहना है भैया। देखो सर, अगर कोई आपको ये कह रहा है कि विजय केडिया साहब ने हिस्सेदारी ले ली जी, आप भी ले लो, तो वो हमें बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है, उल्लू बना रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं बता रहा कि इससे पहले भी विजय केडिया साहब ने 2023 में भी हिस्सेदारी ली थी और 2024 तक वो उन्होंने हिस्सेदारी खत्म कर दी थी। तो फिर आपके अंदर ये भी भावना आनी चाहिए। तो जब हम उस स्थितियों के परे हो जाते हैं जहां लोग हमारे दिमाग में अलग अलग स्थितियां डाल दें कि इसने खरीदा वो भाग जाएगा, उसने बेचा वो गिर जाएगा, तो यकीनन हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर उन्होंने खरीदा, शेयर भागा है, तो वो निकल कर भी गए तो प्रॉफिट में निकल कर गए हैं। अब फंसे कौन है? जो ये चीज़ देख कर गए कि हाँ विजय केडिया साहब का भी ये शेयर था। देखो सर, वो गलत नहीं है, क्योंकि ये तो व्यापार है। यहाँ तो एक चीज़ चल रही है हमारे सामने, हम कब खरीदे कब बेचे हमारा मैटर हो गया ना। पर आपका मैटर अगर ये स्थितियों के साथ है कि वो खरीद रहा है तो मैं खरीदूंगा, वो बेच रहा है तो मैं बेचूंगा, फिर ये चीज़ आपको कभी समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जून 2023 तक कंपनी के अंदर 1.68% विजय केडिया साहब की हिस्सेदारी थी, और जून 2024 तक वो हिस्सेदारी बिल्कुल समाप्त हो गई थी, पर धीरे 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 चरणों पर। अब अगर 1% की हिस्सेदारी दिसंबर 2025 में हमें दिख रही है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच है। इस वक्त अगर हम शेयर देखें, 1 अक्टूबर में 36 रुपये करीब का शेयर था, और दिसंबर के एंड देखें तो कंपनी का शेयर 28-27 रुपये करीब है। तो इस दौरान उन्होंने अपनी होल्डिंग को बनाया होगा। अब आपके सामने ही आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी उन्होंने बनाया तो वहाँ गिरता हुआ क्रम है, कोई बढ़ता हुआ क्रम हमें देखने को नहीं मिला है। यानी कि अभी भी अगर उन्होंने हिस्सेदारी ली है तो वो भी अभी लॉस में होंगे, ये आप समझ कर चल सकते। पर वो आगे जाके एवरेज भी कर सकते हैं, या वो इंतजार भी कर सकते हैं कब ऊपर शेयर जाएगा।
तो आपको वो सारी नीतियाँ समझनी चाहिए। विजय केडिया साहब ने हिस्सेदारी बनाई, पहले भी थी, अब भी बनाई है, पर वो चरणों में बनाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, वो आपको समझ देखो। अगर आप तेजस नेटवर्क देखें, कहाँ लिया था, कहाँ उन्होंने बेचा है और कहाँ आज वो शेयर है। तो यहाँ कोई छोटा बड़ा शेयर नहीं है, आपका माइंड चलना चाहिए, आपको किसी की भी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, तो वाकई विजय केडिया साहब ने खरीदा, हमें दिख गया, हम बाकी खरीदा है, पर आपको इसको किस तरीके से लेना है ये आपका विषय हो सकता है। कंपनी के अंदर अगर हम स्थितियाँ और देखें तो कंपनी की सेल भी अच्छी है, और अगर हम एक स्थितियाँ और देखें तो 8वें नंबर पर कंपनी अपने इस कार्य के दौरान आती है, यानी 8वें नंबर पर आती है, इस तरीके की कंपनी है। दूसरा, कंपनी के सारे काम देखें बेस्ट है, ये भी हम समझ सकते हैं। तीसरा, अगर हम देखें तो 86% की हिस्सेदारी प्रमोटर की अभी भी गिरवी है, जिस तरीके से इसके अंदर में दिख रही है। तो ये सारी स्थितियां मैंने आपको बता दी। अब इस कंपनी का हम फंडामेंटल स्थितियां समझने से पहले हमें वो सारी स्थितियां समझ में आनी चाहिए कि क्या हमारे सामने चीज़ आ रही है, किस तरीके से हम अपने को अच्छा कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल से पहले आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, कि इस न्यूज़ को आपको मैं बता ही दूं पहले। विजय केडिया ने एक स्मॉल कैप स्टॉक में हिस्सेदारी खरीदी है जो एक साल में 43% नीचे गिरा गया है। क्या आपके पास भी ये स्टॉक है? तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपको समझना है। तो अगर आप जिस दिन समझना शुरू कर दिया तो आपके पास सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। चलो तो ये बात थी कि उनकी हिस्सेदारी थी, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब अगर हम मार्केट कैप देखें तो 2719 करोड़ का है, 27 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है, 51 रुपये कंपनी का साल भर का हाई है और 26 रुपये कंपनी का साल भर का लो है। और अगर हम हिस्सेदारी देखें प्रमोटर की तो इन्होंने 86.6% की हिस्सेदारी अपनी गिरवी रखी हुई है। 8वें नंबर पर कंपनी आ रही है और सितंबर 2024 में कंपनी की सेल 1174 करोड़ की थी, 73 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और सितंबर 2025 में कंपनी की जो सेल है 1208 करोड़ की और 73 करोड़ कंपनी का आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट। तो कंपनी की सेल सही चल रही है, आप समझ कर चलना। साल दर साल कंपनी ने सेल बढ़ाई है, भले ही क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी ने अपनी सेल को घटाया हो 2 बार से। अगर हम कंपनी का रिजर्व देखें 3849 करोड़ का है, उधार कंपनी में 1560 करोड़ का है। और अगर हम प्रमोटर की स्थितियां देखें तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को दिसंबर 2025 में काफ़ी कम कर लिया। भैया 36.11% चल रही थी, 31.48% इसके अंदर अब प्रमोटर रह गए, ये आप समझ कर चलना। FIs 2.52% हैं, DIs कंपनी के अंदर के लगभग 5.81% है जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो 56.43% हो गई है। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि पब्लिक भी कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा, और पब्लिक के अंदर ही विजय केडिया साहब ने अपनी हिस्सेदारी को लिया है। अगर हम देखें तो 3.74% है। तो ये वो सारे फंडामेंटल थे जिससे आपको देखने को मिल रहा हो हाँ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कमज़ोर है। बाकी अगर हम कंपनी का कैश फ्लो देखें वो भी सही है, कंपनी के पास रिजर्व भी है, कंपनी की सेल भी सही है और कंपनी के आगे के इरादे भी सही हैं। अब इन सब से ही अगर बाज़ार हमें समझ में आ जाए तो ये भी हमारे लिए धोखे हो जाएंगे। तो आपको हर एक चीज़ समझनी है, कहाँ आपका फ़ायदा हो सकता है, आपको ये देखना है। आज की वीडियो किन किन को समझ में आई एक बार मुझे ज़रूर बताना। इस तरीके की वीडियो मैं और भी बना सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे चाहिए ऐसे व्यक्ति जो उस साइकोलॉजी को समझ सकते हैं जिस साइकोलॉजी को हम आगे के लिए बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो विजय केडिया साहब का जो जन्म है 4 नवंबर 1959 में हुआ था। यानी कि अगर हम मूलांक देखें 4 आता राहु का, तो ये 4 वाले ना बड़े अलग तरीके के बंदे होते हैं भैया। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो 4 नंबर मेरा भी आता है ना, तो चीज़ों को हम समझते चलेंगे। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति है चैनल पर बिल्कुल भी नहीं। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। मेरी जो भी वीडियो होगी समझदारी वाली वीडियो होगी, समझने के उद्देश्य से होगी। ना समझने वाले तो कमेंट उल्टे सीधे करके ही जाएंगे, ये तो मुझे पता ही रहता है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।